चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। बंगाल में दुष्कर्म की सजा होगी मौत, विधानसभा में ममता सरकार ने पेश किया बिल। नीतीश कुमार ने दिलाया भारत को दूसरा पैरालंपिक गोल्ड, पैरा बैडमिंटन फाइनल में रोमांचक जीत। सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन किया, सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश होंगे अध्यक्ष। यूपी में रुक जाएगी करीब 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, योगी सरकार ने दिया अल्टीमेटम। आरएलडी ने बीजेपी को दिया झटका, गठबंधन तोड़ अलग चुनाव लड़ने का ऐलान। ब्रिटेन द्वारा लाइसेंस रद्द करने के बाद नेतन्याहू ने कहा उनके हथियारों के बिना भी इजराइल यह युद्ध जीतेगा। रामबन और अनंतनाग में रैली के साथ राहुल गांधी करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। नेपाल के पीएम बनने के बाद फिर चीनी इशारे पर चल रहे केपी ओली उठाया भारत के साथ दुश्मनी बढ़ाने वाला बड़ा कदम। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्कूल कॉलेज हुए ठप, प्रचंड बारिश से अब तक 35 की मौत। जातीय जनगणना संवेदनशील मुद्दा, इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, आरएसएस का बड़ा बयान। फाइटर जेट रडार समेत खरीदे जाएंगे 10 सामान, 1.45 लाख करोड़ के रक्षा सौदे को मिली मंजूरी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों पहली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। बंगाल में दुष्कर्म की सजा होगी मौत, विधानसभा में ममता सरकार ने पेश किया बिल। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने मंगलवार यानी 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में महिला सुरक्षा पर एक बिल पेश किया, जिसके जरिए दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। टीएमसी सरकार ने विधानसभा में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पेश किया है। इस बिल के तहत बलात्कार पीड़िता की मौत होने की सूरत में दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। यूपी में रुक जाएंगी करीब 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, योगी सरकार ने दिया अल्टीमेटम। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से राज्य के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों को वेतन रोकने की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन संपदा पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया था। इसके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की गई थी। हालांकि बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने ये काम नहीं किया, इस कारण सरकार इनकी सैलरी रोकने की तैयारी में है। पहले खबर आई थी कि कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी रोक दी गई है। हालांकि यूपी सरकार ने कर्मचारियों को 1 महीने का और वक्त दिया है। ये सरकार की ओर से आखिरी अल्टीमेटम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सरकार ने 23वें विधि आयोग का किया गठन, सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश होंगे अध्यक्ष। बता दें केंद्र सरकार ने सोमवार को 3 साल की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया है। सरकार अधिसूचना जारी की है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश इसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे। बता दें कि 22वें लॉ पैनल का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया था। सोमवार देर रात जारी कानून मंत्रालय के आदेश के मुताबिक पैनल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार ने दिलाया भारत को दूसरा पैरालंपिक गोल्ड, पैरा बैडमिंटन फाइनल में रोमांचक जीत। बता दें कि पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन का गोल्ड मेडल मुकाबला रोमांच से भरा रहा। भारत के नीतीश कुमार और ब्रिटेन के डेनियल बेथल के बीच SL3 कैटेगरी में गोल्ड मेडल मुकाबला खेला गया। दोनों ही तरफ से गोल्ड मेडल हासिल करने का पूरा प्रयास किया गया। अंतिम पड़ाव रोमांचक रहा। नीतीश ने 5 अंकों की लीड ली थी, लेकिन ब्रिटिश खिलाड़ी ने पीछा कर लिया और स्कोर 20-20 तक आ गया। यहां से मामला और रोचक हुआ। अंततः नीतीश ने 23-21 के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। ब्रिटेन द्वारा लाइसेंस रद्द करने के बाद नेतन्याहू ने कहा उनके हथियारों के बिना भी इजराइल यह युद्ध जीतेगा। बता दें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा इजराइल को 30 हथियार लाइसेंस निलंबित करने के फैसले की निंदा की। साथ ही कहा कि ब्रिटेन के समर्थन के बावजूद इजराइल इस संघर्ष में विजयी होने के अपने संकल्प पर दृढ़ है। इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय ने एक पोस्ट किया, ब्रिटिश हथियारों के साथ या उसके बिना इजराइल इस युद्ध को जीतेगा और हमारे साझा भविष्य को सुरक्षित करेगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। आरएलडी ने बीजेपी को दिया झटका, गठबंधन तोड़ अलग चुनाव लड़ने का
ऐलान। केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी केंद्र और यूपी सरकार में एनडीए की सहयोगी है। दोनों ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन अब आरएलडी आने वाले चुनाव में बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर चुकी है। जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में रालोद की भी एंट्री हो गई है। रालोद यहां अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं बता दें कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में रालोद ने बीजेपी ने अपनी राहें अलग कर ली हैं। माना जा रहा है कि रालोद 15 से 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए पार्टी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने 23 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी, यूपी में रालोद के दोनों सांसद चंदन चौहान और राजकुमार सांगवान के साथ छपरौली सीट से विधायक का नाम भी शामिल है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्कूल कॉलेज हुए ठप। प्रचंड बारिश से अब तक 35 की मौत। बता दें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश की वजह से अभी तक 35 लोगों की मौत हो गई। सड़कें भी नदियां बन गई हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भी पहुंच गया है। इस वजह से दोनों राज्यों में रेल सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई जिलों में बिजली की भी समस्या हो गई है। बाढ़ प्रभावित लोगों को ड्रोन की मदद से खाना और मेडिकल का सामान पहुंचाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बाढ़ की वजह से आंध्र प्रदेश में 19 और तेलंगाना में 16 लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना में अभी तक 6 लोगों की जान चली गई है। सीएम रेवंत रेड्डी ने इसे प्राकृतिक आपदा कहा है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को मुआवजे की राशि 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। बता दें कि बाढ़ और बारिश के कारण रेलवे ने 481 ट्रेनें रद्द की हैं और 152 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। जाति जनगणना संवेदनशील मुद्दा, इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस का बड़ा बयान। बता दें आरएसएस ने जाति जनगणना और महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। संगठन ने समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जाति जनगणना को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की है, जबकि महिला सुरक्षा के लिए नए कदम उठाने की बात कही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने कहा कि जातिगत जनगणना संवेदनशील विषय है। इससे समाज की एकता और अखंडता को खतरा है। पंच परिवर्तन में इसको लेकर चर्चा की गई है। हम मास लेवल पर समरसता को लेकर काम करेंगे। हमारे समाज में जातिगत प्रक्रियाओं को संवेदनशील मुद्दा है और यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जाति जनगणना का इस्तेमाल चुनाव और प्रचार चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए और विशेष रूप से दलित समुदाय की संख्या जानने के लिए सरकार उनकी संख्या की गणना कर सकती है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। फाइटर जेट, रडार समेत खरीदे जाएंगे 10 सामान। 1.45 लाख करोड़ की रक्षा सौदे को मिली मंजूरी। बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को 1.45 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक रक्षा अधिग्रहण परिषद के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसमें फाइटर जेट, रडार समेत 10 रक्षा सामानों को खरीदने की मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 3 सितंबर को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 1,44,716 करोड़ रुपए के 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इनमें अधिकतर सामान मेक इन इंडिया के तहत खरीदे जाएंगे। भारतीय सेना के टैंक बेड़ी को आधुनिक बनाने के लिए परिषद ने भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू वाहनों की खरीद को मंजूरी दी है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। रामबन और अनंतनाग में रैली के साथ राहुल गांधी करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। बता दें वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से जम्मू कश्मीर में चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा की कुल 90 सीटों पर 3 चरण में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान यहां 1 अक्टूबर को होगा। यहां राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के रामबन और अनंतनाग जिले में 2 अहम चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी सबसे पहले जम्मू कश्मीर इकाई के पूर्व पार्टी प्रमुख विकार रसूल वानी के लिए प्रचार करेंगे, जो बनिहाल से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद वह अनंतनाग जिले के डूरू में कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर के समर्थन में एक और रैली को संबोधित करेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। नेपाल के पीएम बनने के बाद फिर चीनी इशारे पर चले केपी ओली, उठाया भारत के साथ दुश्मनी बढ़ाने वाला बड़ा कदम। बता दें कि दोबारा नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर भारत से दुश्मनी बढ़ाने वाला बहुत बड़ा और गलत कदम उठा लिया है। इससे भारत और नेपाल के रिश्तों में भारी तनाव पैदा होने की आशंका भी बढ़ गई है। चीन से खास प्रेम रखने वाले केपी ओली का यह फैसला सूत्रों के अनुसार बीजिंग के इशारे पर ही माना जा रहा है। इससे पूर्व में भी प्रधानमंत्री रहने के दौरान केपी ओली ने भारत के साथ पहले गलत फैसलों से रिश्ते
रिश्ते को काफी खराब कर लिया था। अब केपी ओली दोबारा उसी राह पर हैं। दरअसल नेपाल सरकार अब भारत के हिस्से वाले क्षेत्रों को नेपाल के विवादित मैप पर अपना दर्शाने का फैसला कर रही है। इसके लिए नेपाल नोट छापने जा रहा है। नेपाल के इस कदम का मतलब साफ है कि वह अपनी करेंसी पर भारतीय क्षेत्रों को मैप में अपना दर्शाकर दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि पड़ोसी देश ने उसकी जमीन पर कब्जा किया है। बताया जा रहा है कि नेपाल का केंद्रीय बैंक 1 साल के भीतर संशोधित मानचित्र वाले नए बैंक नोट छापने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।